हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस का जो पेपर आयोजित हुआ था 2020 में। उस 2020-21 सत्र का जो पेपर था, उस पेपर के सॉल्यूशन की आज हम बात करेंगे। तो ये है सत्र 2020-2021, यानी पिछले सत्र का फिजिक्स का पेपर किस प्रकार का आया था वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। और इस पेपर से आपको अंदाज हो जाएगा कि एक तो सिलेबस क्या है और एक आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन का स्तर क्या है, लेवल क्या है। तो यह है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। और इस सत्र भी दोस्तों अभी तक आरयूएचएस के फॉर्म नहीं निकले हैं। दीपावली के जस्ट बाद में नवंबर के प्रथम सप्ताह में फॉर्म निकलेंगे और परीक्षा इस बार भी जनवरी तक चली जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक। हमने भी और हमारी टीम ने भी इसी प्रकार के मॉडल पेपर तैयार किए हैं, इसी पेपर के तर्ज पर। यदि वो मॉडल पेपर आपको परचेज करने हैं तो नीचे एक लिंक दी गई है, उस लिंक से आप खरीद सकते हो, या इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सैंपल पेपर जो है आप परचेज कर सकते हो 9828721229, जिसकी फीस केवल और केवल हमने 100 रुपये रखी है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टोटल पेपर के 20 सेट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अपन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ये है मेन एग्जाम पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ये मॉडल पेपर नहीं है। एग्जाम का जो पेपर है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एक विद्युत द्विध्रुव, ध्यान से सुनिएगा, एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर आरोपित होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऊपर इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, ठीक है, और उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो फिर उसके ऊपर क्या आरोपित होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई उसके ऊपर फोर्स या आघूर्ण आरोपित होगा, कि केवल फोर्स जो है आरोपित होगा, कि केवल आघूर्ण आरोपित होगा, या ऑप्शन डी है कि न तो बल आरोपित होगा और न ही आघूर्ण आरोपित होगा। जल्दी दीजिएगा आंसर मेरे दोस्तों, जल्दी कीजिएगा। हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है और उसके ऊपर उसे एक असमान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उसके ऊपर क्या आरोपित होगा। तो मेरे दोस्तों देखिएगा, यह है एक विद्युत द्विध्रुव और उसे जिस क्षेत्र में रखा है वो असमान विद्युत क्षेत्र है। याद रख लेना, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स का पहला टॉपिक, तो उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके ऊपर बल भी आरोपित होता है और आघूर्ण भी आरोपित होता है। तो इसलिए पहला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बल तथा आघूर्ण दोनों। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला दूसरा जो प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, ठीक है। काफी इजी पेपर है ये, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, आपको पता चल जाएगा। और इस पेपर में से कम 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, आप मान के चलना। एक आवेश Q और एक त्रिज्या R के गाउसीय गोले में परिबद्ध है। त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो बाह्य विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो किस प्रकार से बदलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है, ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, आपको मेरे दोस्तों चार्ज दे दिया गया है, आपको रेडियस दे दी गई है, ठीक है। और इसने कहा है रेडियस को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो जो है फ्लक्स किस प्रकार से जो है चेंज होगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। आपको पता होगा मेरे दोस्तों विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स जो है बराबर होगा आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप मुझे बताना कहीं पर भी फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ देखें। कभी भी फ्लक्स त्रिज्या पर तो निर्भर करता ही नहीं, आप चाहे त्रिज्या को 2 गुना करो या 4 गुना करो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, यदि आप आवेश को 2 गुना करते तो ऐसी परिस्थिति में फ्लक्स बदलता, समझ रहे बात को। तो क्या यह त्रिज्या पर निर्भर करेगा, क्या नहीं करेगा। तो त्रिज्या को 2 गुना करोगे तो यह आधा होगा, क्या नहीं होगा, समान रहेगा, क्या, जी हाँ बिल्कुल समान रहेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों अगले तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, ध्यान से समझना हर एक प्रश्न। दो एक समान और बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच में 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो प्रत्येक आवेश का मान आपसे पूछा गया है, तो आवेश का मान क्या होगा यह आपसे पूछा गया है।
तो दोस्तों आपने कूलाम का नियम जरूर पढ़ा होगा, और कूलाम का नियम जो है, जब अपन बल ज्ञात करने के लिए कूलाम का नियम लिखते हैं तो F बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, F बराबर होता है K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है मेरे दोस्तों कूलाम लॉ। अब सुनिएगा, आपको बल का मान दिया गया है क्या, बिल्कुल, कितना दिया गया है 1.6, तो लगा दीजिएगा 1.6। फिर आपको किसका मान दिया गया है मेरे दोस्तों, के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। फिर इसने कहा है दोनों आवेश समान है Q1 और Q2, तो दोनों आवेश समान है इसलिए Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो गया, और अपॉन मेरे दोस्तों याद रख लेना आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर की वैल्यू दी गई 3 मीटर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसलिए मेरे दोस्तों आपका जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह से अब बन करके तैयार हो चुका है कि 1.6 बराबर हो गया क्या, तो 1.6 बराबर हो गया 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, और बटा हो गया क्या मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों याद रख लेना, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ नीचे की वैल्यू ऊपर 9 से आपने कैंसिल कर दी थी, तो इसलिए मेरे दोस्तों क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर होगा क्या, तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा 1.6 अपॉन 10 की पावर क्या 9। अब ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, अगर आप इस दशमलव को हटाते हो तो नीचे 10 से क्या कर देना, गुणा कर देना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्यू स्क्वायर है तो इसे अंडर रूट में डाल देना आप लोग, तो कुल मिलाकर के लास्ट में आपकी जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 40 माइक्रो कूलम, ठीक है। याद रखना आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 40 माइक्रो कूलम। तो आपको कूलम का नियम जरूर याद रखना है। कूलम का नियम क्या है, F बराबर K Q1 अपॉन Q2 बाय, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है। यही क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है जब F की वैल्यू दे दे, ठीक है, और आपसे रेडियस भी पूछी जा सकती है, यहाँ पर आपसे आवेश भी पूछे जा सकते हैं, और यहाँ तक कि फॉर्मूला दे करके वो पूछा जा सकता है कि ये सही है या नहीं है। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कैलकुलेशन जितनी है वो आपको करनी है क्लियरली। मैं तो आपको पेपर दिखा रहा हूँ और इनके आंसर बता रहा हूँ, आप घर पे बैठ करके बढ़िया तरह से कैलकुलेशन करना, ठीक है। इसमें थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा है। अब देखिएगा, इसने बताया है HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो है 3.4 इंटू 10 की पावर 30 है, और इसके आयनों के बीच की आपको क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो चौथा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा, आयनों के बीच की दूरी आपको यहाँ पे निकालनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, ठीक है। म्यू बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, म्यू बराबर होता है क्यू इंटू डी। म्यू बराबर क्या होगा, क्यू इंटू डी। तो डी बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, डी बराबर क्या होगा बताइएगा, म्यू बाय डी। तो म्यू का मान आपके पास में है, डी का मान आपको याद है, तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन जो है आपका, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिएगा ऑप्शन सारे आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका करेक्ट होने जा रहा है वो है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी। कैलकुलेशन आपको करनी है, यही वैल्यू निकल के आएगी और कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आप प्रश्न के अंदर भी तो देख लो ना, प्रश्न के अंदर पावर दी गई है 10 की पावर -30, ठीक है ना। तो इसलिए आप आवेश का जब मान भी लगाओगे ना, तो ऐसी परिस्थिति में भी क्यू की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों, 1.6 इंटू 10 की पावर 9 होती है, 19 होती है, ठीक है ना। तो 10 की पावर 19 जो है वो ऊपर प्लस में 19 हो जाएगी, ठीक है ना। तो भी ऐसी परिस्थिति में आपके 10 की पावर -11 बचेंगे। तो ऐसा एक ही दिया गया ऑप्शन और दूसरा है ही नहीं। विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, विद्युत विभव और विभवांतर इलेक्ट्रिसिटी में आपने बहुत बार पढ़ रखा है। तो देखिएगा दोस्तों, विद्युत विभव, एक तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और बहुत से बच्चे गलती यही करते हैं, उन्हें जहां वोल्ट दिखा करेक्ट करके लिख के आ जाते हैं, लेकिन वोल्ट के अलावा और देखो क्या दिया गया है, और दिया गया है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू कूलम। तो मेरे दोस्तों न्यूटन इंटू कूलम की जब भी बात आएगी तो भी आप याद रख लेना, ये मात्रक भी किसका होता है, ये होता है मेरे दोस्तों जो है विद्युत विभव का, क्योंकि विभव का एक सूत्र और होता है V बराबर E इंटू आर, ठीक है। और V बराबर E इंटू आर सूत्र को, इस सूत्र से जब आप जो है क्या ज्ञात करते हो मेरे दोस्तों, आप जब इससे ज्ञात करते हो विद्युत विभव का मात्रक, तो एक मात्रक आपका और निकल के आता है क्या, न्यूटन इंटू मीटर
बटा कूलाम। याद रख लेना मेरे दोस्तों, मीटर किसका, रेडियस का, और न्यूटन बाय कूलाम किसका, तो ई एनर्जी का। चलो अब इसके बाद में तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, देखो ऑप्शन तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन सी दोनों ही सही है मेरे दोस्तों, याद रखना। अब इसके बाद में हम बात किस क्वेश्चन की कर रहे हैं, छठा क्वेश्चन है, देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है 2 मीटर त्रिज्या के आवेशित खोखले गोलीय चालक की सतह पर 100 वोल्ट विद्युत विभव है, केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर जो है विद्युत विभव की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 100 वोल्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो गोलाकार चालकों की त्रिज्या 1:2 है, तो धारिता का अनुपात क्या होगा। धारिता और त्रिज्या का अनुपात तो एक ही रहता है मेरे दोस्तों, R1/R2 बराबर होता है C1/C2, तो इसलिए यही अनुपात रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। सातवें का आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद में चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए एक परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता होगी यदि C बराबर है 4 μF, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, इसका कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो आप जब भी इसका कैलकुलेशन करोगे मेरे दोस्तों, तो इस आपके प्रश्न का, और इससे पहले एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, यहाँ पर आप जब भी जो है फिजिक्स की तैयारी करें, तो एक महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो विद्युत वाला आपका टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है, इनके अंदर पहले आप नॉर्मल जो छोटे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उन क्वेश्चन को बढ़िया तरह से तैयार करें। मुझे लगता है कि लगभग आपका 70% सिलेबस वहीं से कवर हो जाएगा। थ्योरी के क्वेश्चन भी काफ़ी है, कैलकुलेशन के बहुत कम हैं, तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। अब सुनिएगा, तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका ये ऑप्शन निकल के आएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और दोस्तों हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासें भी चल रही है विजय एजुकेशन एंड न्यूज चैनल पे। डेली शाम को 4 बजे से 7 बजे तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की लाइव क्लासें मिलती है। इसके अलावा मॉर्निंग में डेली फ्री में पेपर सॉल्यूशन मिलता है, और इन सभी की और एक क्विज चलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। तो देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल किसके ऊपर निर्भर करता है। काट के क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर। अरे मेरे दोस्तों, आपको ही पता है कि एक चालक का जो प्रतिरोध R होता है ना, वो हमेशा चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन इसने तो कहा है क्या, प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल। अब दोनों का गुणनफल जो है मेरे दोस्तों इन तीनों ही मानों पर निर्भर नहीं करेगा, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, याद रखना। लेकिन यही प्रश्न परीक्षा में इस रूप में आ सकता है कि प्रतिरोध, अगर यहाँ लिखा होता, केवल प्रश्न में क्या लिखा होता, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तब आपका ये भी सही होता, ये ऑप्शन भी सही होता, और ये नीचे वाला ऑप्शन भी सही होता, क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब है 10वां क्वेश्चन आपका, और मेरे दोस्तों 10वां जो क्वेश्चन है वो है, दो भिन्न प्रतिरोधों के सिरों के बीच समान विभवांतर आरोपित किया गया है तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। ऊष्मा को अगर आप ज्यादा उत्पन्न करवाना चाहते हैं तो प्रतिरोध किस तरह का रहना चाहिए, निम्न रहना चाहिए। इसके बाद में 11वें प्रश्न पे चलते हैं। 11वां जो आपका प्रश्न है मेरे दोस्तों वो है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d, प्लेटों का क्षेत्रफल a, प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र E है, तो इस आवेश संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा आपसे यहाँ पे पूछी गई है। 11वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऊर्जा का आपके पास फॉर्मूला जरूर होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² AD, याद रखना मेरे दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो इसको खींच करके इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया, तो इस नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखिएगा, आपने इसकी लंबाई को 2 गुना किया है, ठीक है, और प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है। तो ऐसी परिस्थिति में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसके प्रतिरोध की आप क्या कीजिएगा, गणना कीजिएगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध आपको ही पता है, जब हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, याद रखना, क्योंकि आपको ही पता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा, लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा।
अब सुनिएगा, विभव मापी के तार के पदार्थ की ताप गुणांक के बारे में आपसे पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न जब भी एग्जाम में आते हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ना। विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, तो यह तो नगण्य होता है, याद रखना मेरे दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पे, और दिए गए चित्र में मीटर सेतु संतुलित अवस्था में है, अज्ञात प्रतिरोध आर का मान आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से अगर कैलकुलेट करोगे तो मुझे लगता है कि आपका जो है ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर जैसे ही आप कैलकुलेशन निकालोगे तो आपकी कैलकुलेशन आएगी 220 ओम, क्योंकि एस, ठीक है ना, जो है 100 माइनस एल बाय एल, ये फॉर्मूला जैसे ही आप पुटअप करोगे आपका क्वेश्चन सही होगा। इसके बाद में किरचॉफ का प्रथम तथा द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो मेरे दोस्तों किरचॉफ के नियम की बात की गई है कि प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों किस पर आधारित है। तो इसका मतलब जब दोनों की बात की गई है तो इस ऐसी परिस्थिति में आंसर देते समय भी ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि जहां पर आवेश और ऊर्जा संरक्षण की बात आए उसे सही करना। तो एक तो किस पर, आवेश पर, और दूसरा किस पर, ऊर्जा संरक्षण पर। याद रख लेना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है कि विभव मापी के प्रयोग में विद्युत वाहक बल ई तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का सेल प्रतिरोधक तार की लंबाई एल पर संतुलित होता है। दूसरा सेल है उसका विद्युत वाहक बल ई है और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध है। प्रथम सेल को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो नई संतुलन लंबाई का मान क्या होगा। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे साथियों। साथ ही साथ आंसर देते रहो, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ाते रहो। आप खुद पहले आंसर देने का प्रयास करो, क्योंकि 12th में ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, और अब ये जितने भी प्रश्न हैं इनको देख करके आप समझ ही गए होंगे कि जितने भी प्रश्न हैं वो सारे 12th की बुक से हैं, एक भी प्रश्न आपका 11th की बुक से नहीं है। तो इसलिए आप सिलेबस जब भी पढ़ो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का ये पेपर है, RUHS का, ये पिछले साल का पेपर है 2020-2021 का। इस साल के अभी फॉर्म निकले नहीं है, फॉर्म निकलने वाले हैं। तो 16वां जो प्रश्न होगा इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी यहाँ पे एल करेक्ट होगा। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, है कि 100 ईवी गतिज ऊर्जा का एक प्रोटॉन 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन की साइक्लोट्रॉन आवृत्ति रेडियन अपॉन सेकंड में क्या होगी। तो याद रखना आपसे आवृत्ति पूछी है प्रोटॉन की, तो इसलिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है जैसे ही आप इसका कैलकुलेशन निकालोगे, जल्दी कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसके बाद इसे कैलकुलेट कीजिएगा और इसके आंसर को पता कीजिएगा। 17वां क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। आंसर मैं आपको बता दिए देता हूं, ऑप्शन बी आपका 17वें में करेक्ट होगा। इसके बाद में हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन देखो, जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो याद रखना वो क्वेश्चन जो है वह इंग्लिश की लैंग्वेज के अनुसार सही माना जाता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ना। इस क्वेश्चन की हिंदी टाइपिंग उल्टी लिखी हुई है, देखो आप, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर, तो ऊपर में तो देखो पहले अमीटर लिखा है और नीचे में पहले क्या लिखा है, वोल्ट मीटर। तो जिन बच्चों ने हिंदी के अनुसार पढ़ा है तो उन्होंने तो ऑप्शन बी सही किया है, और जिन्होंने इंग्लिश के अनुसार पढ़ा है उन्होंने ऑप्शन ए सही किया है। तो इंग्लिश के अनुसार ऑप्शन ए सही है मेरे दोस्तों, और पेपर इंग्लिश के अनुसार ही सही माना जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आदर्श वोल्ट मीटर की जब भी बात आए, ठीक है ना मेरे दोस्तों, आदर्श वोल्ट मीटर की जब भी बात आए तो ध्यान रख लेना आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श अमीटर का शून्य होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार से आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखे तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। देखे ऑप्शन चारों के चारों मैंने आपके सामने रख दिए हैं, जल्दी बताइएगा 19वें प्रश्न का आंसर सही क्या होना चाहिए। ठीक है, इसने कह दिया है कि भाई यहाँ पर एक लंबा धारावाही चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B रखा हुआ है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखे तो r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा। दूरी r/2 है,
ठीक है, जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल आपका आंसर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। 19वें के बाद 20वें प्रश्न पे चलते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक एवं अल्प कब होगा? तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, एक बार सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। सी ऑप्शन प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, ठीक है, बी में अनुचुंबकीय और ए में लोह चुंबकीय पदार्थ। तो ये इसने कहा है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक। यहाँ इसने शून्य नहीं कहा, धनात्मक नहीं कहा। जब ऋणात्मक बात आए तो याद रखना प्रति चुंबकीय पदार्थ, कभी भूलना मत मेरे दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा, यहाँ पर याद रखना। इसके बाद में 21वां प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। यहाँ कौन कौन से पॉइंट दिए गए देखते हैं। देखो, चुंबकीय ध्रुव पर, भौगोलिक ध्रुव पर, चुंबकीय याम्योत्तर पर। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से आपका कोई ऑप्शन सही है, तो इसलिए यहाँ पर नन ऑफ एबो आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना मेरे दोस्तों। इसके बाद में ये जितने भी प्रश्न हैं, आप जो है इन्हें थोड़े एक बार बुक्स में जरूर देखना किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। इस सत्र भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। जिस टॉपिक से एक प्रश्न आया है, इस सत्र भी उससे एक आएगा। जिस टॉपिक से दो आए हैं, उस टॉपिक से दो क्वेश्चन आएंगे। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट मान लो आप। इसी के अनुसार तैयारी करोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो देखिएगा मेरे दोस्तों, आप देख लेना थ्योरी के प्रश्न अगर ज़्यादा है तो थ्योरी थोड़ी ज़्यादा पढ़ना। बायो वाले बच्चे हैं और इसलिए आपका पेपर जो बनता है वो थ्योरी का ही बनता है। अधिकांश क्वेश्चन थ्योरी के मिलते हैं आपको। लेंस का नियम देता है, याद रखना मेरे दोस्तों, लेंस का नियम क्या देता है? सबसे पहला प्रेरित धारा का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित धारा का परिमाण और दिशा दोनों ही। याद रखना, लेंस के नियम में केवल और केवल मेरे दोस्तों प्रेरित धारा की दिशा की बात की गई है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की बात की गई है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23वां प्रश्न है कि मेरे दोस्तों, यदि 2 × 10⁻⁻⁻h स्व प्रेरण गुणांक वाली कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में एक समान रूप से 1 एम्पियर तक बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? ऑप्शन में चारों के चारों आपके सामने रख रहा हूं, ये देखिएगा आपके सामने ऑप्शन है। 23वां क्वेश्चन है, तो जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों, इसे सॉल्व जरूर करना आप। यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.02 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद में 24वें प्रश्न पे जाते हैं। 24वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता का शक्ति गुणांक क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर पूछा गया है आपसे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए बताइए। देखें, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आप जीरो की बात कर रहे हो मेरे दोस्तों तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन है संधारित्र के बारे में कि संधारित्र क्या है। तो देखिए, संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है कि प्रत्यावर्ती धारा को रोकता है, दिष्ट धारा को गुजरने देता है कि दिष्ट धारा को जो है गुजरने से रोकता है। चलो, आप तो इन तीनों में से बता दो। मैंने इतना कह दिया है कि संधारित्र से संबंधित इन तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। और मैं आपके सामने इतना भी कह रहा हूं कि चलो ये एक क्वेश्चन हटा दें तो भी इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जरा बता दो। इतना बता दो आप, ए होगा कि बी होगा, जल्दी बताओ। देखें, 25वां क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा कि बी होगा, जल्दी बताइएगा। देखें, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 25वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। इसके बाद में आते हैं 26वें क्वेश्चन पे। दिष्ट धारा को एक प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में धारा की कला वोल्टता की कला में π/6 कोण आगे है तो परिपथ के अवयव है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ते रहना इसे, ठीक है, और आंसर देने का प्रयास जरूर करना मेरे दोस्तों। यहां पर जो है पूछा गया है, इफ फेज ऑफ करंट इज हेड ऑफ फेज ऑफ वोल्टेज बाय π/6 AC सर्किट कंटेंस। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है R एंड C। इसके बाद में यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना
जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या होगी। तो मेरे दोस्तों माइक्रोस्कोप के अंदर एक ऑब्जेक्टिव लेंस पाया जाता है जो कंपाउंड प्रकृति का होता है, ठीक है। तो याद रख लेना, ये जो अभिदृश्यक लेंस हैं इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब किस नेचर का होगा। सबसे पहला कहा है इसने आभासी और बड़ा, फिर आभासी और छोटा, वास्तविक और बिंदु रूप में, और वास्तविक और बड़ा। तो मेरे दोस्तों जल्दी बताइएगा इस 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा। आप माइक्रोस्कोप क्यों काम में लेते हैं, पहले तो मुझे इतना बड़ा बता दो, चीज़ों को छोटा करके देखने के लिए कि बड़ा करके देखने के लिए? बिल्कुल बड़ा दिखाने के लिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी ही राइट होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। इसने सीधा बता दिया है समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण लंबवत आपतित हुई है। अरे भैया, जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी तो ऐसी परिस्थिति में परावर्तन कोण 0 होगा। अगर यही किरण दोस्तों इस प्रकार से आपतित होती तिरछी रेखा में तो ऐसी परिस्थिति में आपतन कोण अगर 40 का होता तो परावर्तन कोण भी किसका होता, 40 का। लेकिन जब कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो फिर परावर्तन कोण का मान हमेशा 0 होता है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, 0 डिग्री। इसके बाद में समतल उत्तल लेंस की जो है लेंस समता आपसे पूछी है, ठीक है ना। तो देखिएगा, वैसे इसने खुद ही बता दिया है कि ये लेंस उत्तल है, और आपको पता है मेरे दोस्तों उत्तल लेंस की जो लेंस समता होती है वो हमेशा किस प्रकार की होती है, पॉजिटिव होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होगा, मैं आपके सामने ये बात नहीं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, ठीक है ना। उसमें आपने ये पढ़ा है कि हमेशा इस मुख्य जो इसका ध्रुव जो बिंदु होता है मेरे दोस्तों, इससे दाईं तरफ की दूरियां हम हमेशा किस में लेते हैं, पॉजिटिव में, और बाईं तरफ की दूरियां किस में लेते हैं, नेगेटिव में। तो हम जानते हैं जो ये उत्तल लेंस है, ठीक है, इसका मुख्य फोकस जो है वो धनात्मक होता है, इसलिए इसकी लेंस शक्ति भी कैसी होगी, धनात्मक। यहाँ उत्तल की जगह अगर अवतल लिखा होता तो आपका आंसर कौन सा सही होता, ऋणात्मक सही होता, ठीक है। तो आपका यहाँ आंसर बी करेक्ट होगा मेरे दोस्तों, धनात्मक। क्यों धनात्मक, क्योंकि उसकी फोकस दूरी किस तरह की होती है, धनात्मक होती है। अब इसके बाद में आते हैं अगले प्रश्न पे, कौन सी घटना विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाती है। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ मैग्नेटिक वेव के बारे में बताती है। ऐसा फिनोमिना कौन सा है मेरे दोस्तों, जल्दी बताइएगा। 30वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आप मुझे ये बता दो, क्या परावर्तन में ऐसा आपने पढ़ा कहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा, अपवर्तन में भी नहीं पढ़ा। तो आपका ऑप्शन इन तीनों में से ही होगा कोई ना कोई एक। तो फिर पोलराइजेशन सही आंसर होगा, ध्रुवण, ठीक है। ध्रुवण ही ऐसी घटना है जहां विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति देखने को मिलती है। इसके बाद में मेरे दोस्तों बात करते हैं यंग द्विलिस्ट प्रयोग में यदि स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात 4:9 है तो याद रखना उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का अनुपात क्या होगा। तो ये आपका ऑप्शन 31वां जो प्रश्न है इसका आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा पहला, याद रखना मेरे दोस्तों। 32वें प्रश्न पे चलते हैं, मॉड्यूलन की आवश्यकता का मूल कारण क्या है, नीड फॉर मॉड्यूलेशन इज। अब बताइएगा, एंटीना का आकार, एंटीना के द्वारा प्रभावी शक्ति का विकिरण, या फिर मेरे दोस्तों अगला सी ऑप्शन है विभिन्न संकेतों का मिश्रण, या सभी। बताओ, देखें चारों के चारों ऑप्शन एक साथ दिखा रहा हूं। मॉड्यूलन की आवश्यकता का मूल कारण क्या है। तो मेरे दोस्तों मुझे ये सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट लग रहे हैं, इसलिए 32वें में आपका ऑप्शन डी राइट होगा। 33वां क्वेश्चन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर ड्यू टू। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की तरह उपयोग में लाया जा रहा है, तो बताइए होल उत्सर्जक के आधार की ओर चलते हैं, या फिर होल आधार से उत्सर्जक की ओर चलते हैं, या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं। बताइए इन तीनों में से ही होगा कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। बताइएगा, होल मूव फ्रॉम इमीटर टू बेस, या फिर होल मूव फ्रॉम बेस टू इमीटर, याद रखना मेरे दोस्तों, या इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इमीटर टू बेस। तो यहाँ पे मुझे सही आंसर जो आपका लग रहा है वो है ऑप्शन सी। तो ये आपका पूरा फिजिक्स का पेपर था जिसके अंदर मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके बाद अब बायो के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। बायो का मेरे
अलग से मॉडल पेपर सॉल्व करवाया हुआ है और अब केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व कराना बचा हुआ है। केमिस्ट्री का वैसे 1-2 मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, तो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की श्रृंखला चल रही है। करीब करीब 10 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। एक पूरी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें प्रीवियस ईयर के नर्सिंग के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन डाला हुआ है, फार्मेसी के और पैरामेडिकल के मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन डाला हुआ है। तो मेरे दोस्तों, चाहे आप एम्स से बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान की RUHS से तैयारी कर रहे हैं या MP, UP, हरियाणा, पंजाब से कर रहे हैं, तो भी ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पेपर है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के फिजिक्स का और इसमें केवल आपका 12th का ही सिलेबस आता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसलिए दोस्तों इसे अंत तक देखना। साथ ही साथ हमारे विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के द्वारा दोस्तों डेली लाइव क्लासेज चलती है और जिसमें आपको तैयारी हम करवाते हैं बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों की। साथ ही साथ हमारे यहाँ लेब असिस्टेंट्स के बैच भी चल रहे हैं। तो इसलिए आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर लगभग मेरे दोस्तों 5000 से भी ज़्यादा बच्चे डेली क्विज देते हैं और उन्हीं क्विज में से पिछले 10 सालों का हमारा रिकॉर्ड है, उन्हीं में से प्रश्न आते हैं। और हमारी टीम ने इस बार एक नया काम किया है, आपके लिए मॉडल पेपर के 20 सेट उपलब्ध करवा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इन 20 सेट से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आप भी जल्द से जल्द फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के ये 20 सेट प्राप्त कीजिएगा और दीपावली की वजह से ये 20 सेट केवल और केवल आपको तीनों ही सब्जेक्ट के 100 रुपीज़ में मिल रहे हैं और जिसकी फीस 100 रुपये हैं, जो आपकी इस 9828721229 नंबर पे आप फ़ोन पे करके और इसी नंबर से व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज जैसे ही आपका आएगा आपके ऊपर PDF भेज दी जाएगी या नीचे लिंक दी गई है, उस लिंक से भी आप जो है मॉडल पेपर परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी दीपावली।